नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है कि ग्रेट बैरियर रीफ पे एक ब्लैक कोरल की नई स्पीशीज़ को फाउंड किया गया है। एक नई डिस्कवरी हुई है। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर है, वहाँ पर एक ब्लैक कोरल की एक नई डिस्कवरी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं को पूरा का पूरा कोरल रीफ कि आखिर कोरल रीफ क्या है, कैसे बनते हैं, कहाँ पर हैं, इंडिया में कहाँ पर हैं और हम लोगों का इससे क्या बेनिफिट है। मतलब हर एक पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू कोरल रीफ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ब्लैक कोरल रीफ को भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और यूपीएससी और स्टेट पीएससी वालों के लिए एक लास्ट में सरप्राइज़ है, तो आप लोग तो बिल्कुल ही बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने ये ब्लैक कोरल रीफ के बारे में सुना होगा। तो ये ऐसे देखने में लगती है, ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये जो है ये फेदर लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो ये आप लोग इनके पंख से देख सकते हैं कि ये पंख फेदर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। अभी इनकी 3 स्पीशीज़ जो हैं वो फाउंड की गई हैं। अभी आगे और रिसर्च होगी, तो मैं आपको बता दूं कि आखिर स्पीशीज़ कैसे फाउंड की गई हैं। तो साइंटिस्ट ने एक रिमोट कंट्रोल सबमरीन जो रिसर्चर हैं उसको अंदर डाला था ओशियन में, तो वहाँ पे इस नई बैरियर रीफ की जो है डिस्कवरी हुई है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि आखिर ये कोरल रीफ होती क्या है। आप लोगों ने सुना कि ये ब्लैक कोरल रीफ फाउंड हुई है, ये नई स्पीशीज़ है, साइंटिस्ट ने ऐसे फाउंड किया है, पर आखिर ये कोरल रीफ होती क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि कोरल रीफ होती क्या है। तो कोरल रीफ जो है वो एक मराइन इन्वर्टिब्रेट यानी कि मराइन एनिमल है जिसके पास एक मतलब कोई भी स्पाइन नहीं होती। आप लोगों को पता होगा कि जो कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे एनिमल है, हम लोगों ने कहा है कि एक एनिमल है, जानवर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोई भी जानवर होता है उसकी एक स्पाइनल कॉर्ड होती है, यानी कि एक बेसिक फॉर्म स्ट्रक्चर होता है उसकी फॉर्म का, जिससे कि हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, जैसे एक मैन है तो एक मैन का पोस्चर कैसा होता है, ऐसा पोस्चर होता है। तो ये जो है ये पूरा पूरा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि एक इसे एक फॉर्म प्रोवाइड कराता है मैन को, जो कि इसके पास नहीं है। यानी कि ये है, ये किसी भी शेप में हो सकती है। और दूसरा पॉइंट कि ये कॉलोनी की फॉर्म में होती है, मतलब कि एक कोरल रीफ कहीं भी फाउंड नहीं होगी, ये पूरी पूरी कॉलोनी में फाउंड होती है, यानी कि एक ही जगह पे बहुत सारी जो है कोरल रीफ बन जाती हैं। ये एक दूसरे की कॉपी होती है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि अगर एक कोरल रीफ यहाँ पे है तो जो दूसरी वाली वो उससे अलग होगी, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर ये सिमिलर होती हैं एक दूसरे के, पर सारी भी सिमिलर नहीं होती हैं। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप लोग एक कोरल रीफ देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो है ये फ़िश है। फ़िश को छोड़ के आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो सारा का सारा कोरल रीफ है। यानी कि ये जो आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का है, ये जो है ये कुछ रेडिश प्लांट्स जो दिख रहे हैं आप लोगों को, ये कोरल रीफ होती हैं। तो आप लोग देखिए, ये देखिए, ये कुछ कुछ सिमिलर सिमिलर से लग रहे हैं। तो वही वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ये कॉपीड होते हैं एक दूसरे के। हम बात करते हैं कि आखिर ये कहाँ पे बनते हैं कोरल रीफ। तो कोरल रीफ जो बनती हैं वो बनती है एक फ्रेश वाटर में, यानी कि जो आप लोग एक अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि अगर जैसे कोई कोरल रीफ है, अगर जिस पानी में कोरल रीफ है तो वो जो पानी है वो फ्रेश हुआ, क्योंकि कोरल रीफ हमेशा फ्रेश वाटर में ही पाई जाती हैं। और अगर हम रीजन की बात करें तो ये रीजन है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो रीजन है वो एक मॉडरेट क्लाइमेट का एक सिंबल है कि यहाँ पे एक मॉडरेट क्लाइमेट ही होता है। और ये ओशन या सी किसी में भी पाई जा सकती हैं। और ये जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब शैलो वाटर में, यानी कि ज़्यादा गहरे पानी में नहीं होती हैं, ऊपर ही ऊपर होती हैं जहाँ तक सनलाइट पहुँचती है। सनलाइट एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है इनके लिए, यानी कि अगर सनलाइट नहीं होगी तो कोरल रीफ भी नहीं होगी। अगर ज़्यादा डीप में होंगी तो वहाँ तक सनलाइट तो ऑब्वियसली नहीं पहुँचेगी वाटर में, तो इसीलिए ज़्यादा डीप में ये नहीं पाई जाती हैं, ये ऊपर ही ऊपर पाई जाती हैं। अब इनमें 2 ऑर्गेनिज्म होती हैं, एक होता है कोरल रीफ और एक एल्गी इनके अंदर पाई जाती है। कोरल रीफ कभी भी अकेला नहीं होता है, इसके अंदर एक एल्गी पाई जाती है जिसका नाम है जूजेंथलीन। ये कोरल रीफ के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जब कोई भी दो क्रीचर एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के अंदर रहते हैं बिना उसे हार्म किए। इनफैक्ट हार्म नहीं कहें तो हम लोग वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं वो। तो वही होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब हम लोग इस केस की बात करें तो ये कैसे एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हैं, तो मैं कहता हूँ ये एक एल्गी है और ये हमारा कोरल रीफ है, ठीक है। अब ये एल्गी क्या है, एल्गी है तो मतलब ये जो है ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, ये ग्रीन कलर का होगा, मतलब ये खाना अपना खुद बना पाएगा। अब अगर ये इसके अंदर रहेगा तो ये अपना खाना बनाएगा, साथ ही साथ इसे भी खाना खिलाएगा। तो इसमें इसका बेनिफिट हो गया। अब आप कहोगे ठीक है इसका बेनिफिट है, पर इसका क्या बेनिफिट है, वो तो अपना खाना बना रहा है, इसे खिला रहा है। तो इसका ये बेनिफिट है कि इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगी, एक ये प्रोटेक्ट रहेगा, इसके अंदर रहेगा तो ये सुरक्षित रहेगा। तो ये ऐसे दोनों एक दूसरे के साथ ही रह पाएंगे अच्छे से। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। अब ये वही लिखा है कि फोटोसिंथेसिस करेंगे और इन रिटर्न एनर्जी मिलेगी, वही खाना आना की बात। और ये जो है कोरल रीफ से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो हम बात करते हैं कि आखिर ये ह्यूमंस के लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो ह्यूमंस और मरीन लाइफ के लिए ये कैसे बेनिफिशियल है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कोस्टल प्रोटेक्शन, यानी कि ये हमारी कोस्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, कोस्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है अगेंस्ट द वेव्स, जो लहरें आती हैं। अब ऐसे मान लीजिए आप, ये है एक ओशन फ्लोर, ये पूरा बीच है, यहाँ तक पूरा वाटर भरा हुआ है, यहाँ पे मान लो कोरल है, ठीक है। अब कोई भी वेव आई, अगर ये नहीं होगी तो डायरेक्ट ऊपर तक आ जाएंगी वेव्स, पर ये प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कर रहा है, ये कोरल रीफ है। तो अगर यहाँ पे वेव आई तो इनसे टकराएंगी और ये उनकी जो कुछ एनर्जी जो एब्जॉर्ब करके, यानी कि उनकी स्पीड को कम कर देंगे, तो आराम से जो वेव है वो आएगी, तो उतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होंगी। और ये जो है ये साइक्लोन्स को भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है, यानी कि साइक्लोन्स की जो इंटेंसिटी है उसको कम कर देता है। फूड सोर्स का भी ये बहुत अच्छा काम करती हैं। फूड सोर्स का काम कैसे करते हैं, क्योंकि जहाँ कोरल्स होंगी वहाँ फिश होंगी, और फिश होंगी तो फिश को पकड़ने के लिए इंसान होंगे तो यानी कि इंसान को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए फिश से। तो वहाँ पर हम लोग अच्छी एक फिशिंग भी कर सकते हैं। तो ये एक फूड का जो है वो एग्जांपल हो गया कि हम लोगों को कोरल्स की हेल्प से फूड भी मिलता है। और दूसरा मेडिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये एक मेडिसिनल प्लांट है। मेडिसिनल प्लांट कैसे है कि जैसे कोई कोरल है, अब कोरल के आसपास कोई फिश आई तो फिश जो है वो एक केमिकल जो है वो ऐसा रिलीज़ करके जाती है जो कि हमारे हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, यानी कि हमारे लिए एक मेडिसिन का काम करता है। तो कोरल्स जो है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है इनके अंदर, तो हमारे लिए ऐसे बेनिफिशियल है। और चौथा पॉइंट है टूरिज़्म, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुछ लोग हैं वो स्क्यूबा डाइविंग करते हैं इसी को देखने के लिए। कोरल रीफ आप लोगों को पिक्चर मैंने दिखाया था कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ये, तो इसी को देखने के लिए, इसी के साथ पिक्चर लेने के लिए जो टूरिज़्म सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और अप्रॉक्सीमेटली 360 मिलियन डॉलर्स का जो है पर ईयर इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है हर एक कंट्री को। हर एक कंट्री का नहीं, ये जो डाटा है ये मैं इंडिया का लेके आया हूँ कि इंडिया को जो है वो इतना बेनिफिट होता है डायरेक्ट टूरिज़्म से। अब एक कोरल्स को एक खतरा भी है बहुत ज़्यादा। कोरल्स अब हम लोगों के लिए इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, पर कोरल्स को एक खतरा भी है, ये एक्सटेंट भी हो सकती हैं। अब एक्सटेंट कैसे हो सकती हैं, साइंटिस्ट का कहना है कि 2050 तक 2050 तक 75% ऑफ द कोरल जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क फेस करेंगी। अब हाई रिस्क कैसे फेस करेंगी, साइंटिस्ट ने किस बेसिस पे कहा है तो वो हम बताते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो टेम्परेचर है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम 2022 की बात करें, इस ईयर की बात कर लें, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस साल जो है वो गर्मी कितनी पड़ी। तो इसीलिए जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक मेजर फैक्टर है कोरल्स की डिप्लेशन का, यानी कि कोरल्स के एक्सटेंशन का एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो ग्लोबल वार्मिंग भी है। आप लोगों को पता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का, और टेम्परेचर बढ़ेगा अगर अर्थ का तो जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, सी वाटर, और एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक वाटर में जो कोरल है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनका जो इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट कि जो ग्लेशियर है हमारे, ग्लेशियर वो हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, और जिससे कि सी लेवल बढ़ जाएगा। और अगर सी लेवल बढ़ा तो जो
सनलाइट है वो कोरल्स तक नहीं पहुंच पाएगी, और अगर सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी तो ऑब्वियसली वो नहीं जी पाएंगे, वो डेड हो जाएंगे सनलाइट अगर उन्हें नहीं मिलेगी। तो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर है कोरल ब्लीचिंग। अब कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? ये कोरल ब्लीचिंग का पिक्चर तो मैं नहीं लाया हूँ, पर कोरल ब्लीचिंग अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को एक पिक्चर मिलेगी जिसमें कोरल ब्लीचिंग यानी कि वाइट कलर की पूरी हो जाती है, उनका जो सारा कलर है वो ब्लीच आउट हो जाता है। जो आप लोगों ने देखी जो ये एकदम कलरफुल पिक्चर है, कलरफुल जो कोरल्स हैं वो पूरी पूरी वाइट हो जाएंगी। और वाइट होने का मतलब जो इनके अंदर का जो एल्गी है वो चला जाएगा, और एल्गी चला जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ये जो पूरी की पूरी एल्गी है, पूरा का पूरा कोरल है, वो वाइट हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है मराइन पोल्यूशन। मरीन पोल्यूशन हम लोग जो सी पॉल्यूशन हम लोग करते हैं, जो प्लास्टिक फेंकते हैं, और जो हम लोग बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर जो है वो सी में डालते हैं, तो उससे जो है जो कोरल्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कोरल डिप्लीशन का एक बहुत मेजर पार्ट है वो। अब हम बात करते हैं कि जो कोरल्स हैं वो इंडिया में कहाँ पाई जाती हैं। हम लोगों ने बात कर ली कि कोरल कैसे बनती हैं, कोरल क्या होती हैं, कोरल इंडिया में कहाँ पाई जाती हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा 7517 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है। अगर इंडिया का मैप हम लोग देखें ऐसे करके, तो ये जो हमारी कोस्ट लाइन है ये ओवरऑल, ये जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला के ओवरऑल हमारी जो कोस्ट लाइन है वो इतनी है। और अगर हम मेन लैंड इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसकी बात करें तो 6100 किलोमीटर की मेन लैंड कोस्ट लाइन है। तो अगर कोस्ट लाइन है तो यहाँ पे जो है ये कोरल्स भी पाए जाएंगे। तो कोरल्स हमारे इंडिया में 3 टाइप के होते हैं, पाए जाते हैं, फ्रिंजिंग बैरियर और एटोर्स। अब इन तीनों को हम लोग समझ लेते हैं कि तीनों क्या हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हर एक चीज़ हम हर एक पर्सपेक्टिव से कोरल्स को कवर करेंगे, तो ये टाइप भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। तो ये जो एक पिक्चर है इसमें आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो हैं ये कैसे होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एटॉल की। एटॉल में क्या होता है? एटॉल में 3 साइड में पानी होता है, एक ये है, एक यहाँ पे है, और तीसरा यहाँ पे है। ठीक है, 3 टाइप में पानी होगा, और ये जो है ये एक रिंग लैक स्ट्रक्चर होगा। ये तो एक साइड व्यू है, पर ये जो ओवरऑल है ये पूरा एक रिंग लैक स्ट्रक्चर है ऐसे करके। ठीक है, और बीच ये सारा का सारा यहाँ पे जो है ये लैंड है, ये ज़मीन है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है अंदर, और यहाँ पे भी वाटर है। ठीक है, और जो है ये पूरा का पूरा रिंग लैक स्ट्रक्चर हो जाएगा। रिंग लैक स्ट्रक्चर हो जाएगा तो उसी को हम लोग कहेंगे एटॉल, यानी कि यहाँ पे ये यहाँ पे इस एरिया में जो है ये कोरल्स फाउंड होंगी, यानी कि कोरल्स होंगी यहाँ पे, ये यहाँ पे साइड साइड में। ठीक है, और अगर यहीं के इसी के अगर हल्का सा एक लैंड और आ जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे एटॉल फॉर्मिंग। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे एक हल्का सा जो लैंड का जो है वो आ गया है, तो उसे हम कहेंगे एटॉल फॉर्मिंग। ठीक है, तो इस जगह पे भी फिर कोरल्स आने लगेंगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सब हर जगह कोरल आ जाएंगी। और तीसरा है बैरियर रीफ। और बैरियर रीफ जो है ये आप लोगों को पता होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है वो भी यही है, मतलब कि वो भी इसी टाइप की फॉर्मेशन है ग्रेट बैरियर रीफ की भी, कि यहाँ पे ये एक कोस्ट है पूरी पूरी इतनी ऊंची सी, और ये साइड में हल्की हल्की सी ये हिल्स टाइप की हैं। यहाँ पे भी कोरल्स है, यहाँ पे भी कोरल्स है। अगर यही बड़ा हो जाता है तो ये बैरियर रीफ कहलाता है, और अगर ये जो है ये छोटे हल्के मतलब थोड़ा पानी के नीचे हैं तो ये फ्रिंजिंग रीफ कहेंगे। अपने इंडिया में ये 3 पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि 3 टाइप के जो कोरल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब ये फाउंड कहाँ होते हैं उसको देख लेते हैं। तो ये गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, पार्कवे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, ये कुछ मेनली जो जगह हैं यहाँ पे फाउंड होते हैं। अगर मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊं तो ये है गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, और ये पार्कवे, गल्फ ऑफ मन्नार, और ये अंडमान निकोबार जो आइलैंड है यहाँ पे, और ये कुछ लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोरल्स फाउंड होती हैं, यहाँ पे जो कोरल्स हैं वो हैं। तो अगर आप लोगों को जाना है तो यहाँ पे अगर आप स्क्यूबा डाइविंग करते हैं तो आप लोग कोरल्स को देख सकते हैं। और कुछ पार्ट है वो महाराष्ट्र में जो कुछ लेक्स हैं वहाँ पे भी फाउंड होते हैं कोरल्स।
अब जैसा मैंने कहा था कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी वालों के लिए एक सरप्राइज़ है, तो सरप्राइज़ है ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस। अब आप लोग इनके आंसर करिए। ये जो हैं, ये इनके जो आंसर हैं वो आप लोगों को कहीं ना कहीं मैंने वीडियो में बताए हुए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आप लोग इनके आंसर दे पाएंगे। सबसे पहला सवाल है कि इनमें से कोरल रीफ कहाँ कहाँ पर है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। ये है 4 ऑप्शंस और यहाँ पे आप लोगों को टिक लगाना है कि आखिर कौन सा ऑप्शन है। आंसर आप लोग कमेंट्स में देंगे और अगर नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि क्योंकि हमने अभी हमने डिस्कस किया नहीं, तो आप वीडियो थोड़ा बैक करके देख सकते हैं, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है 2007 का यूपीएससी पीवाईक्यू की सबसे जो बड़ी कोरल रीफ है वो कहाँ पे फाउंड होती है। इसको भी हमने वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को आंसर नहीं पता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए और इसका आंसर जो है वो भी आप कमेंट्स में बताइए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने यूपीएससी और स्टेट पीएससी वालों के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।